कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है F5 यानी कि आपका भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। अपना सब्जेक्ट यही है, F5 में ही हम लोग को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का इस टॉपिक को। और आपको मैंने कल के वीडियो में बताया ही था कि जब भी आप लोग मुझसे कुछ भी लेते हैं उसको इधर उधर शेयर न करें। आशा करता हूँ कि आपने मेरी उस बातों को समझा होगा और आगे भी ध्यान दीजिएगा। तो अपना ये F4 तक का आप कंप्लीट है। जो लोग अब तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार डीलेट 2020-22 के नाम से, उसमें जाइए और सारा वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का यूनिट 1। अपने यूनिट 1 में पढ़ना है भाषा की प्रकृति, मतलब कि भाषा का अर्थ। अब देखिए, भाषा जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा अहम रोल क्या है, भाषा का है। अगर मैं यहाँ पे तमिल बोलूँ, तेलुगु बोलूँ और कोई ऐसा लैंग्वेज बोलूँ जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप मेरी बात को समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। तो अपना भाषा का अर्थ क्या हो गया? अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो क्या होगा कि भाषा जो है सो अपने अभिव्यक्ति या विचार को किसी न किसी संकेत के साधन में या फिर आवाज़ से मतलब कि हम लोग अपने विचार को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं ताकि दूसरे लोग उसको समझ सके, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो। यही ना होगा भाषा का अर्थ। इसी में आपको जो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आपका बाबूराम सक्सेना, वो कहते हैं कि भाषा जो है सो एक सांकेतिक साधन है। ये सब कुछ तो आपके नोट्स में आपने देखा ही होगा। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद आपको पढ़ना है भाषा की प्रतीक वाचिक व्यवस्था के रूप में। अब देखिए, प्रतीक कहने का मतलब क्या हुआ। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर मैंने मिस कर दिया। भाषा का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, प्रकृति को मिस कर दिया। अब देखिए, प्रकृति कहने का मतलब हो गया कि भाषा एक पैतृक संपत्ति है। मतलब कि आप जिस माहौल में आपका जन्म होता है तो पैतृक संपत्ति है, परंतु भाषा का माध्यम जो होता है, जो इसका वातावरण है, ये डिफरेंट होता है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है सो बिहार में जन्म लिया और उसको जन्म से ही हम लोग ने क्या किया कि बाहर किसी और स्टेट में चला गया, तो उसका जो मातृभाषा होगा सो वातावरण के अनुसार तो बदल गया। जन्म तो लिया वो हिंदी वाले राज्य में, पर वो चला गया तेलुगु या तमिल वाले राज्य में, ठीक, तो उसको वहाँ का मातृभाषा मिलेगा। तो उसका जो भाषा जो विकास होगा सो वातावरण के अनुसार तो बदल गया। तो ये क्या है, इसका भाषा की प्रकृति है। उसके बाद क्या हो सकता है कि भाषा जो है सो परंपरा है। भाषा जो है सो एक प्रकार का परंपरा है। उसको क्या करता है व्यक्ति? अर्जन करता है, उत्पन्न नहीं। भाषा जो है उसको हमेशा बच्चा क्या करेगा? अर्जन करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में। अब देखिए, ये जो प्रकृति वगैरह है ना, ये अर्थ है, ये सारा कुछ आपके नोट्स में वेल एक्सप्लेन है। मैंने आपको बस यहाँ पे इतना समझा दिया कि ये होता क्या है, ठीक। अब देखिए, वाचिक व्यवस्था का रूप कहने का मतलब हुआ कि जो भाषा का उत्पत्ति है सो एकदम मनमाने ढंग से हुआ है, जिसको जो जैसे हुआ सो अपना काम करते हुए चला गया। मगर इसमें जो वाचिक व्यवस्था के रूप में जो प्रतीक ऐड हो गया है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा कि अभी मैं यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये ड्राइंग बना दिया, ठीक। अब मैंने यहाँ पे पेड़ लिखा भी नहीं, पर आप समझ के आ गए कि ये पेड़ है, बना दिया। आप क्या समझ गए कि ये दिल है। तो ये सभी के लिए दिल है ना, मतलब कि किसी जो हम लोग जिस प्रकार से अपनी चीज़ को यूज़ करते हैं भाषा में, चाहे वो संकेत के माध्यम से हो, उसी को दूसरा लोग समझता है ना। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ हुआ, पेड़ हुआ, नदी हुआ, ये क्या हुआ? शुरू से नाम आते हुए आ रहा है और हम लोग उसको उपयोग करते हैं अपने भाषा में। तो यही क्या हुआ? भाषा का प्रतीक हो गया। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ऐसे है, ऐसे है, ठीक। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है? भाषा माध्यम के, समझ के माध्यम के रूप में। अब देखिए, समझ के माध्यम के रूप में कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपका और मेरा भाषा एक है, एक समान है, तभी ना आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आप भी हिंदी जानते हैं, मैं भी हिंदी जानता हूँ, तब ना हम दोनों एक दूसरे के बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम दोनों का भाषा ही अलग हो, जिस लैंग्वेज में अभी हिंदी में बोल रहा हूँ मैं तमिल में बोलने लगूँ, तो आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। तो यही क्या हुआ, जब हम अपने विचार को दूसरे को समझा पाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर पढ़कर समझ पाता है, तो वही क्या हो गया? भाषा समझ के माध्यम के रूप में। आप कहीं भी किसी भी टॉपिक में उदाहरण जोड़कर उसको आप लंबा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? संप्रेषण के माध्यम के रूप में। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत के रूप में।
बातचीत कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए आप में से मैक्सिमम लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। तो जब तक मैं आपकी बात को समझूंगा नहीं तब तक मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो संप्रेषण मतलब क्या, कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, दोनों का भाषा एक समान होता है, तभी वो आपस में बातचीत कर पाते हैं, अन्यथा वो भाषा में एक साथ बात नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना क्या हो गया, संप्रेषण के रूप में। जैसे कि मान के चलिए कि अपने बिहार का कोई न्यूज़ चैनल हम लोग लगाएंगे या फिर रेडियो सुनते हैं, दूरदर्शन देखते हैं, तो वहाँ पर जो भाषा आएगा सो अगर आपका हिंदी में नहीं हो, किसी और लैंग्वेज में आ जाए, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, बिहार स्टेट का मुद्दा चल रहा है, अब इसका हम लोग को न्यूज़ देखना हो, तमिल में देखने बैठ जाएंगे तो समझ में आएगा, तमिल वाले को हिंदी में बैठा देंगे तो उनको समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे संप्रेषण का तो ब्रेक हो गया ना। क्लियर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्या है, मानव भाषा और पशु पक्षी पेड़ पौधे की भाषा में अंतर। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या होता है, व्याकरण। हम लोग जो हैं सो अभी तमिल नहीं जानते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर हम लोग चाहेंगे तो तमिल सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा समय देंगे, वातावरण मिल जाएगा तो हम लोग आराम से तमिल तेलुगु सब कुछ सीख सकते हैं क्योंकि उसकी एक रचना है। पर पशु पक्षी की भाषा को हम लोग सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसका जो सीखने का तरीका है उसका कोई रचना ही नहीं है। वो लोग आपस में बात कर लेते हैं, संभव है, पेड़ पौधे कर लेंगे, पर अगर कोई मानव चाहेगा, कोई मनुष्य चाहेगा तो उस भाषा को सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके सीखने की जो एक पद्धति है, जो एक रचना है, क्रमबद्ध तरीका होता है, सो है नहीं है। पर अगर एक मानव चाहे तो वो हिंदी के अलावा तेलुगु, संस्कृत, तमिल जो भाषा सीखना चाहेगा वो उस भाषा को सीख सकता है। तो यही अपना बेसिक अंतर हो गया। क्लियर। अब है इसके बाद भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, मतलब कि ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, संवाद संरचना। कहने का अर्थ हो गया कि देखिए ध्वनि संरचना में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम लोग आपस में टकराते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोलिएगा, आपस में टकरा रहा है, वायु में कंपन हो रहा है, तो जब यह कंपन हमारे कानों तक पहुँचता है, ठीक, कानों तक पहुँचता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। क्लियर। इसके बाद अपना क्या आ जाता है, शब्द संरचना। शब्द संरचना कहने का मतलब हो गया कि जब भाषा में शब्द, भाषा है और मैं यहाँ पे भाषा लिखा हूँ, जब तक आपको शब्द समझ में नहीं आएगा तब इसको बोल पाइएगा कि भाषा लिखा हुआ, नहीं बोल पाइएगा। तो भाषा में शब्द का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शब्द का कोई अर्थ जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत से रूप में, जैसे कि मान के चलिए अपना उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, क्या समास हो गया, इस प्रकार का हम लोग शब्द संरचना करके भाषा को समझते हैं। अब क्या है, अपना वाक्य संरचना है। वाक्य संरचना कहने का अर्थ हो गया कि भाषा का क्या है, भाषा एक प्रकार का आज़ाद है, स्वतंत्र है। इसको हम लोग अपने सार्थक शब्द या सार्थक वाक्य के द्वारा हम लोग निर्माण करते हैं। उसमें कुछ उद्देश्य होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये क्या हुआ, आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये जो वाक्य हुआ, आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये जो एक वाक्य हुआ, इस वाक्य को आप पढ़े तब ना, आप इसमें हर शब्द का आपको पता है, मतलब आपका मतलब आप एग्ज़ाम मतलब परीक्षा होगा, मतलब इस वाक्य को पूरा पढ़े तो इसका एक शाब्दिक अर्थ निकला ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, अपना वाक्य संरचना। अब इसके बाद क्या है अपना, इसके बाद अपना है संवाद संरचना। संवाद संरचना कहने का मतलब हो गया कि जब दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है, जब दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है, ठीक, और वह संवाद कहलाता है। जैसे कि मान चलिए कि आप मुझे कॉल किया और मैंने आपसे बातचीत किया, तो आपने क्या, पहले मुझे एक संवाद दिया, फिर मैंने उस पर रिप्लाई किया। तो जब दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है तो वो क्या कहलाएगा, संवाद कहलाएगा। और इसमें सबसे उपयुक्त चीज़ क्या होता है, ध्वनि भी होता है, शब्द भी होता है, वाक्य भी होता है। ये सब के मदद से ही क्या बनता है, संवाद संरचना बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, ठीक, मान लीजिए कि अंजलि है और उसने कॉल किया सोनी को, ठीक। अब अंजलि पूछी कहाँ जा रही हो, तो सोनी बोलेगी मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर अंजलि बोलेगी क्यों जा रही हो, आज तो छुट्टी का दिन था। तो सोनी बोलेगी नहीं जा, मुझे तो पता ही नहीं था क्या छुट्टी है। तो ये क्या हुआ, एक संवाद बन गया ना। तो इसी को आप उदाहरण दे के लिखिएगा तो आपका ऑटोमेटिक 8 पेज ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरी। जो आप लोग मुझे कॉल करते हैं ना कि नोट्स में आपका एकदम प्रॉपर नोट्स है और मैं उसको असाइनमेंट में लिखता हूँ तो मेरा पेज नहीं पुरता, तो असाइनमेंट में उदाहरण को ऐड कीजिए, सब कुछ को ऐड कीजिए, ऑटोमेटिक आपका पेज पुर जाएगा। कितना पेज आपको पुराना है, उदाहरण जोड़िए ना। अब जब भी आपकी समस्या होती है आप मुझे कॉल करते हैं
तो मैं आपको बराबर क्या कहता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। पूछता हूँ कि शादीशुदा हो कि नहीं हो आप, बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका ये सारा कोर्स ही आपके परिवार, बच्चे, आसपास लोग पे ही डिपेंडेंट है। तो ये उदाहरण भी आप ही के लाइफ से निकल कर आएगा। बस आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, और वहाँ तक पहुँचने में आपका भरपूर मदद करूँगा। जो भी मुझे कॉल करते हैं उनको पता है कि मैं भरपूर मदद करता हूँ। इसके बाद अपना क्या है, भाषा की विशेषताएँ। विशेषताएँ कहने का मतलब हो गया कि, तो आपके उस नोट्स में भी है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति हो गया। मान लीजिए भाषा क्या होता है, अर्जित संपत्ति भी है, सर्वव्यापक है, हर जगह भाषा है अपना। भाषा का संप्रेषण क्या होता है, बातचीत, मतलब कि वाचिक के रूप में होगा। भाषा का कोई भी अंतिम रूप नहीं है, यह हमेशा एक मानकीकरण पर आधारित होता है। ये सब क्या हो गया, भाषा का विशेषताएं हो गए। क्लियर है। चलिए अब अपना आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है भाषाई विविधता व बहुभाषिकता। देखिए विविधता का तो अर्थ आपको पता है, अलग अलग, और बहुभाषिकता मतलब कि जहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा भाषा बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषिकता। अब इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको कि भारत का बहुभाषिक परिदृश्य, मतलब कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे लोग के भारत में ही बोला जाता है, और भारत जो है सो एक बहुभाषिक देश है भी। यहाँ बहुभाषिकता जो है सो बहुत प्राचीन काल से ही चला हुआ आ रहा है। इसका जो अर्थ हुआ कि कोई ऐसा देश जहाँ पे 2 या 2 से अधिक भाषा बोला जाता है वही क्या कहलाएगा, बहुभाषिक कहलाएगा। जैसे कि मान के चलिए 1971 में एक जनगणना हुआ था, ठीक, उसके अनुसार क्या था कि भारत में मातृभाषा की संख्या 1652 थी, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे इतना ज़्यादा मातृभाषा हो। समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग भारत को बहुभाषिकता वाला प्रदेश बोलते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं कि हम लोग को अंग्रेजी आ रहा है, हमने चला गया दूसरे राज्य में चले गए, फिर वहाँ पे जाके उनकी भाषा को बताया, फिर हमने अपनी प्रॉब्लम को बताया, फिर वो सामने वाला समझा। तो बहुत प्रकार का भाषा आप किसी भी प्रकार से यहाँ पे यूज करके उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का है, ठीक, उसको क्या आ रहा है, मैथिली आ रहा है, मगही आ रहा है, और भोजपुरी का हिस्सा है। तो काफ़ी हिंदी के जो सामान्य रूप हुआ ना, अपना मैथिली हुआ, मगही हुआ, सो हिंदी से मिलता जुलता चीज़ हुआ क्या, तो अपना हिंदी में ही वो परिचय देते हैं। तो प्रत्येक भारतीय के जीवन में हर भाषा के व्यवहार के लिए क्या है, वो आज़ाद है। जो अपना भारतीय हो गए, हम लोग भारतीय होंगे, हम लोग कोई दबाव है कि नहीं तुमको हिंदी नहीं बोलना है, तमिले बोलना है, तेलुगुए बोलना है, ऐसा कोई दबाव है नहीं है। हम सब लोग अपना स्वतंत्र हैं व्यवहार में। तमिल वाला तमिल बोले, तेलुगु बोले, मराठी बोले, मलयालम बोले, पर हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। तो यही अपना क्या हुआ, भारत का बहुभाषिक परिदृश्य हो गया। अब इसके बाद अपना क्या पढ़ना है, बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य, मतलब कि बिहार में भी बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, अंगिका हो गया, बजिका हो गया, उसके बाद आपको खोरन हो गया, सॉरी खोरन ही शायद बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो मगर अपना जो मुख्य भाषा क्या होता है, हम लोग हिंदी में सब लोग बातचीत करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो अपना बिहार का दक्षिणी भाग है वहाँ पे हिंदी भाषा बहुत पहले से बोली जा रही है। जो बिहार का अपना दक्षिणी भाग है वहाँ पे हिंदी भाषा बहुत पहले से ही बोली जा रही है। तो यहाँ पे हर प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे कि मगही है वो आपको भागलपुर, मुंगेर, पटना में है। मैथिली जो है सो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में बोला जाता है। भोजपुरी हो गया अपना आरा, छपरा, गोपालगंज, देवरिया, जौनपुर आदि जगह पे बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप ये सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अपना क्या है, भाषा और बोली। अब देखिए भाषा और बोली मतलब क्या हुआ कि भाषा एक व्याकरण पर आधारित होता है। जैसे कि मान के चलिए आप घर में बातचीत कर रहे हैं, ए मम्मी खाना देवे कि न देवे, होता है ना, ये मम्मी कहाँ से, या फिर मम्मी कहाँ हो, मतलब हर प्रकार से अपने घर में मातृभाषा हम लोग बातचीत करते हैं। पर जैसे ही हम लोग पढ़ने जाते हैं, कहीं संस्था में पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो एक सलीके से हम लोग बातचीत करते हैं। तो जो हम लोग नॉर्मल अपने बोलचाल में उपयोग करते हैं अपने घर के अंदर में, अपने आसपास के नज़दीकी लोगों के साथ, वो अपना क्या हो गया, बोली हो गया। और भाषा एक तरीके से हम लोग इस्तेमाल, जैसे कि मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बोली और भाषा में अंतर क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि भाषा में एक प्रकार का व्याकरण होता है, ठीक, परंतु बोली में नहीं होता है। भाषा का अपना एक लिपि है, बोली का है नहीं है। भाषा क्या है, अपना विस्तृत होता है, जबकि बोली अपना क्या होता है, क्षेत्रीय होता है। हर क्षेत्र के अनुसार बोली अपना बदल जाएगा। पर हिंदी को अगर यहाँ पे व्याकरण यही पढ़ रहे हैं तो वही हिंदी का व्याकरण अगर हम लोग किसी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वही पढ़ेंगे। पर जो बोली है सो क्षेत्र के अनुसार अपना बदल जाता है। सामान्य तौर पर भाषा जो है बोली ही होती है पर भाषा नहीं। सामान्य तौर पर जो है अपना मातृभाषा, मतलब कि मातृभाषा अपना क्या होता है, अपना बोली ही होता है, पर वो भाषा नहीं है। क्लियर है। ये सारे अंतर आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बहुभाषिकता के आयाम, बौद्धिक आयाम या शिक्षण शास्त्रीय आयाम। अब देखिए, आयाम कहने का मतलब हो गया जैसे कि भाषा के क्षेत्र में क्या है, बहुत प्रकार का शोध किया गया, तो बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से क्या निकल कर आया कि गहरा संबंध है। जो बहुभाषिकता है इसका अपना बौद्धिक विकास मतलब कि अपने मानसिक का विकास और शैक्षिक उपलब्धि, जैसे कि मान चलिए कि आपको हिंदी भी आ रहा है, संस्कृत भी आ रहा है, उर्दू भी आ रहा है, तमिल भी आ रहा है, तो हुआ ना पे शैक्षिक उपलब्धि का आपको इतना ज़्यादा भाषा आता है क्या। तो इस प्रकार से इसका बहुत सारा उपयोग भी है और इसका कुशलता भी हम लोग हैं। तो मेन क्या होता है कि हम लोग 3 प्रकार का इसमें यूज करते, जैसे कि मान के चलिए अपना प्रथम भाषा क्या हुआ कि विद्यालय में शिक्षा के दौरान जो हम लोग सीखते हैं, जो भाषा हम लोग लेके जाते हैं, मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, वो क्या हो गया अपना प्रथम भाषा हो गया। उसके बाद क्या आता है अपना द्वितीय भाषा कहने का अर्थ हो गया कि इसमें जो राज्य हुआ वहाँ पे हिंदी भाषी है तो वहाँ पे क्या होगा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो जाएगा। मान लीजिए अपना बिहार है तो यहाँ पे प्रथम भाषा अगर हिंदी है, द्वितीय क्या होगा, अंग्रेजी हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि तृतीय भाषा आता है, तृतीय भाषा कहने का अर्थ हो गया कि जहाँ पे हिंदी भाषा है तो वहाँ पे तीसरी भाषा क्या हो जाएगी, अंग्रेजी या कोई आधुनिक भाषा हो सकती है। मान लीजिए कि अपना बिहार है, प्रथम अपना हो गया हिंदी, द्वितीय अपना हो गया हम लोग अंग्रेजी, फिर अपना संस्कृत लीजिए, तमिल लीजिए, तेलुगु लीजिए। इस प्रकार से हम लोग तीनों भाषा का उपयोग करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बिहार डीएलएड के कोर्स में त्रिभाषा सूत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं। एग्जाम आपसे पूछ दे कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुभाषिकता के आयाम में जो मैंने आपको बताया था 3 भाषा के बारे में, वही अपना क्या होता है त्रिभाषा सूत्र। अब इसके बाद है भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो देखिए इसमें जो अपना संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं तो वह सारा आपका 343 से लेकर 351 तक का मैंने आपके नोट्स में एक एक अनुच्छेद के अनुसार आपको लिख दिया है, आप वहाँ से भी देखिएगा। और 8वीं अनुसूची में सिंपल सी बात क्या थी कि 22 भाषाएं होती है उसको शामिल किया गया था, ठीक। और 22 भाषा में क्या क्या हो गया, असमिया हो गया, बंगला हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, मराठी हो गया, मलयालम हो गया। इस प्रकार से करके 8वीं अनुसूची में हम लोग किए थे। अब इसके बाद ये सारा कुछ आपके नोट्स में वेल एक्सप्लेन्ड है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। नोट्स लेना होगा नीचे आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख ही रहा है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट F1 से लेके F12 तक का नोट्स का प्राइस है 300, बाद बाकी सारी कुछ आपको ऐसे ही अवेलेबल होती है, बस एक नोट्स का ही आपके पास में प्राइस रखा गया है। इसके बाद अपना क्या आगे पॉइंट क्या पढ़ना है, बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी। देखिए बहुभाषिक कक्ष कहने का मतलब हो गया कि जब किसी विद्यालय परिसर के अंदर में अलग अलग समाज, अलग अलग परिवार, अलग अलग समुदाय के बच्चे आते हैं तो उनका क्या होता है, मातृभाषा अलग अलग होता है, पर हम उन सभी को सम्मान देते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो उस प्रकार का कक्षा क्या कहलाएगा, बहुभाषिक कक्ष कहलाएगा, ठीक। आप यहाँ पर उदाहरण किसी भी प्रकार से 2 बच्चों को लेकर उदाहरण बना सकते हैं कि वो बोलता है कि उसके घर में फूल गमक रहा है, दूसरा बोल रहा है कि फूल महक रहा है, तो इस प्रकार का उदाहरण बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उदाहरण जोड़ सकते हैं। और अपना केस स्टडी है, केस स्टडी का मतलब क्या हो गया कि जब किसी स्थिति को भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना कि बहुभाषिक के कारण किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रहा है, क्या वो कुछ समझ तो नहीं पा रहा है, मतलब कि समस्या को समझना, उसको निकालना, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वही अपना क्या कहलाता है, केस स्टडी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 जो कि आपका लास्ट है। अभी तक आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। देखिए अपना यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा, जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि बच्चे के भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना। इसमें क्या होगा कि देखिए बच्चा जो है सो हर प्रकार से भाषा सीखता है, जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, बच्चे के भाषा सीखने की क्षमता तथा बच्चों के भाषाई ज्ञान को समझना, विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषाई पूंजी। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि विद्यालय आने से पहले बच्चा के पास में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, उसका मातृभाषा होता है। वो अपनी समस्याओं को बोल सकता है, समझा सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, ये तो उसके विद्यालय आने से पूर्व होता है। अब है भाषा सीखने की क्षमता, तो क्षमता का अर्थ क्या हुआ कि हर बच्चा का अपना अपना क्षमता होता है, और सीखना का अर्थ ही क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। अगर मान लीजिए कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, रे क्या हाल है तुम्हारा, मैं रेकार करके आपको बोल रहा हूँ, पर जैसे ही मुझे अंदर में भाषा का ज्ञान होगा तो मैं आपसे, अगर आप मुझसे बड़े होंगे तो बोलेंगे
हाँ आपका क्या हाल चाल है, छोटे हो तो बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है। इस प्रकार से मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे आपके अंदर में भाषा का विकास होगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक, जब आप कुछ सीखिएगा तो उसका पूरा परिणाम आपके व्यवहार से क्या होता है, छलकने लगता है। क्लियर है। इसके बाद अपना क्या है कि बच्चे के भाषाई ज्ञान को समझना। बच्चे के भाषाई ज्ञान को समझने का मतलब हो गया कि जब बच्चा को भाषा का समझ या भाषा सीखने के दौरान विकसित होती है तो भाषा सीखने के दौरान वो क्या करते हैं कि बहुत प्रयोग करता है एवं उनके बातचीत के व्यवहार में प्रतीत होने लगता है। जैसे कि मान के चलिए कि जब दो बच्चा आपस में बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल, राम है, कोई राम बोल रहा है क्या कर रही हो सीता, सीता बोलेगी कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। तो इस प्रकार का जो अपना बातचीत करने में होता है क्या पूरा यूज कर रहा है, क्या कर रही हो सीता। ठीक, तो ये भाषा का पूरा संपूर्ण सीख रहा है तब ना क्या, सीधे से क्या बोलता है, गेह कथी करे छे, ये भी एक बोली है, गेह कथी करे छे, पर वो राम क्या बोल रहा है, क्या कर रही हो सीता। तो ये एक वाक्य के साथ में बोल रहा है, मतलब कि बच्चे के अंदर में भाषा का विकास हो रहा है। समझे। अब क्या है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसमें आप देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की और पियाजे, मतलब ये चारों मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में आपको बताना है, जो कि आपके आगे चल के सीटेट क्या 8 से 9 नंबर इसी 4 में से रहता है। और ये सिर्फ हिंदी भाषा में मैं आपको बोल रहा हूँ, बाद बाकी ये जो चारों मनोवैज्ञानिक हैं इनका तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पर हिंदी पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके, नॉम चॉम्स्की। तो बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसमें स्किनर साहब ने क्या कहा है, चॉम्स्की साहब ने क्या कहा है, तो इन सब बातों को आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए स्किनर साहब ने क्या किया था कि एक मिनट, स्किनर साहब का आप कहना था कि भाषा अधिगम जो का इन्होंने एक सिद्धांत लिखा, व्यवहारवादी भाषा अधिगम सिद्धांत स्किनर साहब के अनुसार था। इनका मानना था कि भाषा सीखना कुछ और नहीं, सीखने से अलग नहीं है, यह क्या प्रकार की प्रतिक्रिया है जो पुनरावृत्ति द्वारा गठित एक आदत बन जाता है। मतलब कि इनका कहना था कि बच्चा जो है सो अपने परिवार, आस पड़ोस और अपनी प्रकृति के संपर्क में ही आकर भाषा सीखते हैं। ये कौन बोल रहे थे, तो BF स्किनर। अब क्या है अपना चॉम्स्की, तो देखिए नॉम चॉम्स्की भी एक प्रकार के व्यवहारवाद के कट्टर विरोधी थे। नॉम चॉम्स्की जो थे सो व्यवहारवाद के कट्टर विरोधी थे। चॉम्स्की जी का कहना था कि बच्चा के अंदर में एक डिवाइस पाया जाता है जिसका नाम क्या उन्होंने बोला, LAD, मतलब कि भाषा अर्जन यंत्र, LAD। ठीक, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। इसके द्वारा ही बच्चा क्या है, भाषा को अर्जित करते हैं, सीखते हैं। जो कि इनका कहना था कि प्रत्येक बच्चा एक सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है जिसका नाम क्या है, LAD है, और इनके अंदर में क्षमता होती है भाषा को अर्जन करने का, सीखने का। क्लियर है। अब इसके बाद है अपना वाइगोस्की साहब। वाइगोस्की साहब का कहना था कि इनका पूरा नाम क्या था, लेव वाइगोस्की था। इन्होंने दो प्रकार से बात कहा, एक तो होता है अपना आत्मकेंद्रित और एक होता है अपना सामाजिक, मतलब कि एक बच्चा जो सीखेगा वो स्वतः सीख जाएगा अपने आप से, और एक क्या होगा, समाज के बीच रहकर वो सीखेगा। तो ये अपना क्या कहते थे वाइगोस्की साहब। ये सारा कुछ आपका वेल एक्सप्लेन नोट्स में है। उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद अपना क्या है, पियाजे, जीन पियाजे। इनका कहना था कि ये क्या किए कि बच्चे को अपने पास में रखे और बचपन से लेके और उसके किशोरावस्था तक उसको बारीकी से उन्होंने देखा। तो इनका कहना था कि जब बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है तो वह क्या है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से काम करता है, कार्य करता है। उसी प्रकार बच्चा का भाषा का भी विकास वातावरण में, मतलब कि इन्होंने वातावरण पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चा जो है सो भाषा का विकास वातावरण से करता है। ठीक, अंतःक्रिया के माध्यम से वातावरण से ही भाषा का अपने अंदर में विकास कर लेता है। इनके अनुसार सीखने के संदर्भ में इन्होंने दो वर्ड बोला था, एक अपना बोला था आत्मसिद्धकरण और एक अपना क्या बोला था, समायोजन। ये दो प्रक्रिया महत्वपूर्ण होता है, इसी के माध्यम से बच्चे वातावरण के साथ रहकर भाषा आरंभ करना या सीखना आरंभ या प्रारंभ करते हैं। तो ये सारा कुछ आपका क्या है, सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अपना विद्यालय में भाषा विषय के रूप में या माध्यम भाषा के रूप में। अब देखिए विद्यालय में भाषा कहने का मतलब क्या हो गया, सॉरी एक टॉपिक यहाँ पे आपका छूट गया, भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर। देखिए भाषा अर्जित करने का मतलब हो गया कि जो भाषा हम लोग अपने परिवेश में
मतलब कि बिना विद्यालय गए हुए भी हम लोग भाषा को सीखते हैं ना। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया और अपने समाज के बीच में ही रह गया, किसी भी कारणवश वो पढ़ाई नहीं किया, शिक्षा ग्रहण नहीं किया, फिर भी वो बोली बोलता है ना, अपने क्षेत्रीय बोली को बोलता है, अपनी समस्याओं को बोल पाता है, तो उस भाषा को क्या किया? चोम्स्की जी के अनुसार वो अपने LAD डिवाइस, लर्निंग एक्वाजिशन डिवाइस के द्वारा उस भाषा को अर्जन कर लिया अपने समाज से। तो उसको क्या बोलेंगे? भाषा अर्जित करना। और भाषा सीखने का मतलब हो गया कि हमको हिंदी आ रहा है और हमको अंग्रेजी भी सीखना है, संस्कृत भी सीखना है, तो ये क्या हो गया? अपना भाषा सीखना। तो दोनों में आपका बेसिक अगर अंतर पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हैं? अंतर भी आपके नोट्स में है एकदम बढ़िया से। भाषा अर्जन में लिखिएगा कि भाषा अर्जन जो होता है सो एक प्रकार का क्या होगा? प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा सीखना जो है सो एक चेतना, मतलब कि इसमें आपको होश संभाल कर सीखना पड़ेगा। भाषा अर्जन जो होता है सो हम लोग वातावरण से या अपने आसपास के माध्यम से हो जाता है, जबकि भाषा सीखने के लिए हम लोग को व्याकरण या फिर किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अर्जन बोलना व समझना सीख जाते हैं, पर भाषा सीखने के द्वारा हम लोग पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। इस प्रकार से आप लोग पॉइंट बना के इसमें अंतर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या है? विद्यालय में भाषा विषय के रूप में और माध्यम भाषा के रूप में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग जाते हैं विद्यालय के अंदर में पढ़ने, तो भाषा का चरणबद्ध विकास कहाँ होता है? विद्यालय के अंदर में ही होता है। ठीक, विद्यालय प्रांगण के अंदर ही बच्चों का क्या होता है? विभिन्न प्रकार का समूह होता है जिनका मातृभाषा अपना अलग अलग होता है, और हम लोग हर मातृभाषा को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और वो क्या करता है? एक बहुभाषिकता कक्षा का निर्माण करता है, या फिर बहुभाषिकता कक्षा का एक उदाहरण भी है। और इसका प्रयोग हम लोग समस्या के रूप में नहीं, संसाधन के रूप में करते हैं। जो अपना बहुभाषिकता है इसका उपयोग हम लोग समस्या के रूप में नहीं, संसाधन के रूप में करते हैं। जैसे कि मान चलिए कोई भाषा में हमको कोई विषय सिखाना है, हिंदी है या अंग्रेजी है, तो उसको सिखाने में और बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग मातृभाषा का ही ना उपयोग करते हैं। तो वही हो गया कि अपना एक विषय के रूप में, और सिखाने के लिए जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, माध्यम का यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया? अपना माध्यम भाषा के रूप में। माध्यम भाषा अपना हमेशा क्या होगा? तो मातृभाषा ही होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए, थोड़ा सा हो जाता है वो, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है? भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य को समझ। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है? कल्पना। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? कल्पनाशीलता। मतलब कि बच्चे जो होते हैं किसी भी विषय वस्तु पर सोच सकते हैं, अपने भाव अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या होगा? उनका कल्पना ही होगा ना। उसके बाद अपना सृजनशीलता। मतलब कि बच्चा जो अपना प्रयोग कर रहा है, कुछ भाषा सीख लिया, सीमित शब्दों का उपयोग करना सीख लिया। जैसे कि मान के चलिए कहाँ पे आप बोलना है, कहाँ पे तुम बोलना है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, तो वो सब क्या है? सृजनशीलता का ही उदाहरण है। संवेदनशीलता मतलब कि भाषा की प्रयोग, बोली, स्थिति, समय के अनुसार। मतलब कि मान के चलिए कि आप किसी अनजान जगह पे हैं, तो वहाँ पे आप प्रेम से बात कर रहे हैं, कोई आपसे गुस्सा से बात कर रहा है तो आप कैसे बात कर रहे हैं। मतलब कि भाषा को एकदम बारीकी से उपयोग करना और शब्दों का चयन करना, ताकि सामने वाले को किसी प्रकार से बुरा न लगे। क्लियर? भाषा की आधारभूत कौशल कौन कौन सी होती है? तो सुपापाली, मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो सुनना क्या है, बोलना क्या है, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, इस चारों का विकास कैसे होगा, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है। लिपि और भाषा। लिपि और भाषा कहने का मतलब हो गया कि विचारों को जब हम लोग व्यक्त करने वाली शब्द और भाषा का उपयोग करते हैं, या भाषा को बोल कर, लिख कर, जो सुनकर व्यक्ति अपने अथवा या किसी को विचार को बताता है, तो उसको क्या जान सकता है? मतलब कि लिपि। लिपि हम लोग क्या यूज करते हैं? देवनागरी लिपि यूज करते हैं। देखिए समझिए, देवनागरी लिपि का हम लोग यूज करते हैं। और देवनागरी लिपि क्या होता है? बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, और शब्दों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एक रेखा खींच देते हैं। मान चलिए कि मैंने यहाँ पे राम लिखा, तो ये तो र का रा म हो गया। जब तक मैं इस पर रेखा नहीं खींचूंगा तो राम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं? शिलारेख कहते हैं। तो भाषा क्या होता है? भाषा की इकाई अक्षर है। जो भाषा है सो इसका इकाई क्या है? अपना अक्षर है। ठीक, और लिपि का जो इकाई होता है सो अपना क्या होता है? वर्ण होता है। समझ रहे हैं? अर्थात जो बोला जाए सो अक्षर, और जो लिखा जाए सो वर्ण। मतलब कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ सो अक्षर, और जो लिखा जाए सो वर्ण। तो यही होता है अपना लिपि और भाषा में अंतर। बाद बाकी सारा कुछ आपके उस नोट्स में है। यहाँ पे आपका व्हाट्सअप नंबर हो गया, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए 8789 666 040 पे। आशा करता हूँ कि आपको ये F5 समझ में आया होगा।
अब अपना नेक्स्ट वीडियो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन F5 का, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं और जो आप नोट्स में पढ़ाई कर रहे हैं सो आप सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आप लोग हमेशा देखा कीजिए, उससे बहुत सारा डाउट क्लियर होता है कि आपकी जो पढ़ाई है सो सही दिशा में है कि नहीं, आप सही लोगों के संपर्क में है कि नहीं, ये सारा कुछ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्लियर होता है। समझ गए? चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बीच में कुकर की सीटी आ गई, उसके लिए माफ़ कीजिए, क्योंकि घर है, घर का माहौल तो आप सभी लोगों को पता ही है। धन्यवाद।